धीरेन्द्र सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के पीछे की मंशा सरकार की लॉन्ग टर्म विजन की है। लॉन्ग टर्म विजन तो है ही। उसके अलावा ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या आप रैंडमली या अब्रप्टली आप इसको कम नहीं कर सकते। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ये किसी एक अप्रैल से खर्चा शुरू होकर के 31 मार्च को खत्म नहीं होता है। जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके ऑन गोइंग है, बहुत सारी कंटिन्यूटी में है। तो अगर हमें और अगर हमारे इकोनॉमी में अगर कोई भी चीज, कोई भी बड़ा ड्राइवर रहा है, सारी असुविधाओं के बावजूद, सारे डाउनटर्न के बावजूद, सारे रिसेशन के बावजूद, सारे कोविड वाले पीरियड के बावजूद, उस तरह जी के स्टॉपेज के बावजूद, तो वो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। और ठीक है। अगर इस देश में अगर जब 5-7 साल में अगर कोई चीज दिख रहा है, तो नए रेल ट्रैक्स, बड़े रोड, बड़े ब्रिजेस, और इसको अगर हम और इतने बड़े स्केल को अगर अगर हम मोमेंटम को अगर हम डिसिलरेट करते हैं या अब्रप्टली रोकते हैं, तो बहुत नुकसान होगा। पुराना लगाया हुआ पूंजी भी शायद डूब सकता है। ठीक है। इसीलिए वो जो विजन है उसकी झलक मनोज सर, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में दिखाई है कैपेक्स के आउटले को बढ़ाकर। सचिन सर, मैं आता हूं आपके पास। हाँ देखिए, हाँ देखिए, पिछले साल जो करंट फाइनेंशियल में जो है 3.3% ऑफ द जीडीपी, वही करीब 3.4%, वही एक तरीके से उसमें एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। लेकिन अनुराग, मैं जो आप आरएनडी की बात कर रहे थे, तो आरएनडी का आरएनडी मेरे ख्याल से किसी भी देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। अगर हम अपने देश की बात करें, तो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपको दूंगा कि मैं सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर का मैं आपको देता हूं। टेलीकॉम सेक्टर जब से ओपन अप हुआ है, ओपन अप होने से पहले हमारे यहाँ छोटी मोटी आरएनडी, ये जो आईटीआई और ये जो C.TI, इस तरह की जो कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन थी वो करती थी। उसके बाद उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ, सारा का सारा बाहर से आया, और छोटा मोटा जो ये PSUs आरएनडी वगैरह करती थी वो भी सारा का सारा ख़त्म हो गया। ये जिस समय मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का अनाउंसमेंट किया था, मेरे ख्याल से 2014 या 15 की बात है, 14 की बात है, तो उस समय का मैं फिगर आपको बताता हूँ। उस समय पूरे देश में जो टोटल आरएनडी का इन्वेस्टमेंट था हमारे देश में, वो 300-400 करोड़ से ऊपर नहीं था। और आज की रेट में भी वो 400-500, मैं सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आज की रेट में भी 400-500 करोड़ से ऊपर नहीं है। वही हम चाइना की एक कंपनी ले, हुआवे का जो आरएनडी का इन्वेस्टमेंट था वो $12 बिलियन था। वो मेरे ख्याल से आज की रेट में $15 बिलियन के करीब होगा पर एनम का। तो आप ये देखिएगा कि वो लोग कंपनियां जो बड़ी बनी हैं ग्लोबल स्केल में, जिन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर करा है, उसके पीछे रीजन यही है कि उनका आरएनडी का इन्वेस्टमेंट जो था जी, उनके जो प्रोडक्ट्स उन्होंने जो बनाए, हम तो उनके सामने कहीं टिकता ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसकी तरफ ध्यान तो गया, और आज का जो बजट है उसमें कम से कम इसके बारे में इसकी शुरुआत हो रही है, शुरुआत भी, और वो स्केल की, मतलब आज की डेट में आरएनडी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आरएनडी में 400-500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसमें आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होता है, और उस इन्वेस्टमेंट में भी रिजल्ट 5 साल के बाद ही आता है। आज आप देखिए, आईटी सेक्टर की हम बात करें तो मेक इन इंडिया आईटी का आज की डेट में है क्या? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, किसी भी सेक्टर की आप बात करें तो ये मेरे ख्याल से बहुत वो है। सचिन सर, कुछ लोगों का कहना है कि देखिए, मिडिल क्लास के लिए तो इस बजट भाषण में कुछ नहीं है, चुनाव से पहले कुछ तो होना चाहिए था। क्या कुछ ऐसा है जो सर हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं इस भाषण को पढ़ने के बाद? थोड़ा आप डिकोड करके सरल शब्दों में समझा सके सर। हाँ, अच्छा सचिन सर। अनुराग जी, 2 या 3 बातें मुझे लगता है महत्वपूर्ण हैं, और अगर पिछली चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, फिर मैं मिडिल क्लास के ऊपर आता हूं। अगर आप देखें 2014 से लेके 2022 तक सरकार ने करीब करीब 2000 प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए हैं, जो करीब करीब 50 लाख करोड़ की लागत से बने हैं। तो जो आप कह रहे थे कि इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, अभी आपने देखा जब हमने अयोध्या में 4 लेन रोड्स का आपने खुद भी देखा, आपने उसको कवर भी किया, तो ये हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर निकल कर के आया है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट में बता रहा हूं, लेकिन आज हम रेड सी की जो क्राइसिस हुई है उसके ऊपर अगर हमारे जहाज और हमारा बंदरगाह सारे काम कर रहे हैं, तो उसका एक बड़ा कारण है कि हमने भारतमाला जैसा मेजर प्रोजेक्ट हमारे पोर्ट्स के इन्विगोरेशन के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए करा।
तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज आपको दुनिया में इन्फ्लेशन सब जगह दिख रहा है, ऑयल की क्राइसिस दिख रही है, लेकिन भारत में वो क्राइसिस नहीं है। तो भारत ये क्राइसिस से कैसे उभर रहा है ये हमें रोज दिख रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो हुआ, और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण परिणाम और कारण शायद अगर आप समझें तो वो यही है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रगति नाम का जो कार्यक्रम शुरू किया, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा पीएमओ द्वारा लगातार प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की जाती है। तो वो मॉनिटरिंग इन 10 सालों में लगातार हुई, और उस मॉनिटरिंग के चलते हुए 2000 प्रोजेक्ट्स से भी ज्यादा कंप्लीट किए जा चुके, जो कि 50 लाख के थे। अब मैं अगर आपके मिडिल क्लास वाले सवाल के ऊपर आऊं और आप से ये बातचीत करना चाहें, तो अगर आप देखेंगे कि ये सिर्फ मिडिल क्लास में, अगर मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो 3 तरह के बेहतर उपाय हम लोगों के सामने निकल के आए, और वो यूथ के लिए है, वीमेन के लिए है। दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कड़ियां आई हैं। जो लखपति दीदियों की जो बात हुई है, जिसकी संख्या तेजी से बढ़ी है और सरकार ने उसके प्रयास किए। दूसरा, यूथ को पर्टिकुलरली जो लोग स्टार्टअप्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा के नए अवसर जुटाने के लिए, और मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन ले लें। आप आज देखेंगे जिस संख्या में आईआईटी, आईआईएम, एम्स बनाने की आज वित्त मंत्री ने सामने बात रखी, रोड मैप रखा, मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सचिन सर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, आपका भी इस बजट का मतलब क्या है आने वाले वक्त के लिहाज से सरल शब्दों में अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।